आवाज में तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवाता हूं। अविरल जी, जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, आप ममता बनर्जी आके धरने पर बैठी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात लेकर के गई, कहीं तो कुछ रहा होगा या जो बात उन्होंने कही है उस पर जिस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है या लिया जाएगा, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की अपनी ग्राउंड प्लानिंग है उस पर कुठाराघात होगा? क्योंकि ममता बनर्जी की छवि इसी तरीके की रही है, वो आंदोलन करने वाली एक राजनेता के रूप में रही हैं और नंदीग्राम सिंगूर जो आखिरी उनका लास्ट एपिसोड था, उस जगह पे उन्होंने लेफ्ट का किला गिराया भी था। नहीं, बिल्कुल उनका लंबा सफर रहा है और तमाम सारे चुनाव उन्होंने जीते भी हैं, आंदोलन भी किए हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस मुद्दे पे वो लड़ रही, मुद्दे की बात होती है, वो किस मुद्दे पे लड़ रही थी, आज किस मुद्दे पे खड़ी हैं। तो आज इस मुद्दे पे खड़ी हैं, इस मुद्दे के आधार पे अगर जनता के मध्य में जाती है तो जनता निश्चित रूप से नकारने का काम करेगी। और यहाँ प्रदीप जी मौजूद हैं, इनकी तो आवाज पूर्ण रूप से कट रही थी, अभी भी ये बीच में बोल रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, एक्स लीडर ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी पक्ष रखते हैं, मैं समझता हूं उसके आधार पर आपको पक्ष रखना चाहिए तो और बेहतर रहेगा। और जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर का, लोकतंत्र में अधिकार है सबको बोलने का, अपना विषय रखने का, लेकिन हाँ, ये अधिकार नहीं है कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं काम किया जाए। इस चीज को भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और रही बात एक तरीके से पश्चिम बंगाल की, तो निश्चित रूप से जो फीडबैक मेरे पास भी निजी रूप से आ रहा है और जो हर डिस्ट्रिक्ट में से जो फीडबैक है, वेस्ट बंगाल मैंने भी जहां तक जितने स्थानों पे देखा है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व की। और स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में बनने जा रही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जी, जो बात आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, मतदाता के ऊपर है कि वो कब कहां किसको कैसे क्या वोट करता है। जो मतदान का दिन होगा उस दिन वो अपना वोट करेगा, फिर गिनती होगी, रिजल्ट आएगा। लेकिन जिन जगहों पर रिजल्ट आ गया है, जैसे बिहार है, तो आप क्या हमारे दर्शकों के सामने कोई फिगर रख सकते हैं कि इतने घुसपैठिए या इतने जो लोग थे वो इलीगल पाए गए और जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे बिहार में चली, उसके बाद अब तो आपकी ही सरकार है वहां पे, उसके बाद इनको डिपोर्ट किया गया या हटाया गया, मतलब कोई एक आंकड़ा हो, कहीं से कुछ तो आवे। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, नाम कट गए, नाम जुड़ गए, डिटेंशन सेंटर तक योगी जी ने बना दिए थे, लेकिन गया कहां वो? कहां एक आदमी नहीं मिल रहा उसमें रखने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल देखिए शेखर जी, जहां तक विषय एक तरीके से व्यक्ति मिलने ना मिलने का, मैं समझता हूं एनआरसी बिल्कुल अलग है, एसआईआर बिल्कुल अलग है। लेकिन एसआईआर की अगर बात करी जाए, एसआईआर बिल्कुल स्पष्ट है। एसआईआर से ये पहचान हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति फर्जी वोटर है, और फर्जी वोटर अगर है तो वो कौन है, उसके आधार पर सबकी जांच होगी, सबको चिन्हित करके बाहर करने का काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर फर्जी वोट कट रही है तो फर्जी लोग कौन है, वो कहां के हैं, सवाल तो ये बनता है। और निश्चित रूप से उनकी जांच होगी और ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा पूर्ण रूप से कंडक्ट कराने का काम किया जा रहा है। अब ममता दीदी हम पे आरोप लगाए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं बीजेपी में निरंतर काम कर रहा हूं, तो हम बीजेपी के लोग हैं और हम बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं को, बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ना कि हम इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन हैं। और रही बात जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल है, तो अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सवाल खड़े करती है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर ममता दीदी सवाल खड़े करें, जनता मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करते हुए विपक्ष को देती आई है और राज्य देती रहेगी। क्योंकि निर्वाचन आयोग आज भी यही है, भविष्य में भी यही रहेगा। और इंदिरा जी के दौर में, वीपी सिंह जी के दौर में, चंद्रशेखर जी के दौर में, इंद्र कुमार गुजराल जी के दौर में पहले भी निर्वाचन आयोग था, मनमोहन सिंह जी के दौर में भी यही निर्वाचन आयोग था और यही मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दायित्व था वो उस समय भी था। लेकिन आज वो सब खराब हो गए जब वो सब बढ़िया थे, क्योंकि जब चुनाव जीते जा रहे थे तो बढ़िया चल रहा था, अब चुनाव हारे जा रहे हैं तो सब गड़बड़ा गया। और जम्मू कश्मीर में अगर विपक्ष जीत जा रहा है तो सब बढ़िया हो जा रहा है, और अगर अन्य राज्यों में, ये झारखंड में जीत जाए बढ़िया हो जाएगा, ये कर्नाटक जीत जाए वहां सब सही हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हार जाए खराब हो जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के वोट से वाराणसी से जीत जाते हैं तो अजय राय जी और तमाम सारे नेता ईवीएम की गड़बड़ियों के आरोप लगा देंगे। और उसके साथ साथ इस प्रकार की जो राजनीति चल रही, मैं समझता हूं ये जनता तथ्यों के आधार पर बात करती है। तमाम सारे राज्यों में आज सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, ईवीएम के माध्यम से चुनी गई सरकार है, राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है
अगर वो है तो जनता की वोट से है और वो ईवीएम के माध्यम से वोट हुई है। इस चीज को भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब कभी ईवीएम को खराब बताते हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन को खराब बताते हैं, कभी अब एसआईआर को खराब बताते हैं, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को खराब बताते हैं। तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। संविधान के आधार पर चलना चाहिए। हर व्यक्ति के पास मतदान करने का अधिकार है। आप कहीं जीतते हैं तो वहां बढ़िया, हार जाए तो खराब। मैं समझता हूं ये चीज गलत है। ममता दीदी जीत गई, पिछली बार पूरे बंगाल में जीती थी ममता दीदी, सब बढ़िया था, लेकिन ममता दीदी विधायक नहीं बन पाई थी। शुभेंदु अधिकारी जी ने हराने का काम किया था, तो उस सीट पे कहा गया कि भाई यहाँ बहुत गड़बड़ी हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी, फर्जी वोट पड़ गई, और इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ जो है एक तरीके से जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी कर दी गई। तो मैं समझता हूँ ये जो आरोप है ये जनता को नहीं पचते हैं। जी।